अंबानी के लड़के का एक काफ़ी एक पीआर चला था। अनंत अंबानी का बहुत पहले ये था कि भाई वो मोटा है तो उस पर बहुत भद्दे कमेंट हो रहे थे। फिर उसका जब पॉजिटिव पीआर हुआ तो हर इंस्टाग्राम पे आप जाओगे, ट्विटर पे आप जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, आपका उसका 5-6 तरह की इमेज उसकी बनाने की कोशिश की गई। जैसे वो भले ही मोटा है लेकिन भाई वो धार्मिक बहुत है वो, और उसके जो होने वाली वो वाइफ है मंगेतर जो थी भाई वो लोगों को खाना परोस रहे थे, तो एक बहुत बड़ी अच्छी इमेज। वो धर्म के बारे में वो किसी को कुछ बोल रहा है, छोटी सी बात कर रहा है, लेकिन चूंकि वो अंबानी का बेटा है तो भाई वो बहुत शानदार चल रही है, वो बहुत वायरल ऑर्गेनिक वायरल थी। मतलब वायरलिटी का मतलब ये है कि वो अगर आप कंटेंट डाल दोगे तो वो वायरल होगा, लेकिन वो पेड प्रमोशन था, पीआर कैंपेन था, तो सारे लोग डाल रहे थे और वो वायरल हो रहा था। ठीक है, जंगल में वो उसने उसका एनजीओ है तो वो जंगली जानवरों के साथ उसका जो प्रेम है वो दिख रहा है, तो एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग जो 1 महीने तक पूरा कैंपेन चला, हर जगह सिर्फ वही कंटेंट दिख रहा है, तो बहुत बड़ी एक पीआर एक्सरसाइज थी। ये ऐसा मतलब ये है कि भाई इमेज बिल्डिंग कैसे होती है। सोनाक्षी सिन्हा वाला ये केस चला है कि भाई ये शादी जो है वो जहीर इकबाल से कर रही हैं। इनके घर परिवार में जो पूरा सबके नाम, इनके सारे चाचा के नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ऐसे नाम है। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं, इनके घर का नाम जो घर मतलब हाउस, इनका घर नहीं, घर हाउस का जो नाम है वो रामायण है, और ये जहीर इकबाल से शादी कर रही हैं। तो और फिर बीच बीच में ऐसे जैसे पिताजी का भी स्टेटमेंट आता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ खपास है, नाराज से, वो चीज़ें मिक्स होके ना फिर वो एक गलत डायरेक्शन में चली जाती हैं। कई सारे लोगों ने मुसलमानों से शादी की, वो इतना बड़ा नहीं बना, लेकिन अभी ये वाला केस बन रहा है क्योंकि इनकी इमेज ऐसी थी जब ये स्टार्टिंग में आई थी दबंग में, तो भाई कि हम कुछ भी एक्सपोज वाले सीन नहीं करेंगे, कुछ भी न्यूड सीन नहीं करेंगे, कुछ नहीं, एक संस्कारी इमेज के साथ। फिर अब ऐसा हो रहा है तो लोग उस चीज़ को पचा नहीं पा रहे, तो ये समाज है, आपको सर आंखों पर भी चढ़ाएगा और गरियाएगा भी। तो ये इमेज बिल्डिंग है, आप किस तरीके का सोशल मीडिया को दे रहे हो वही चीज़ आपको, वही चीज़ मायने रखती है। ये इमेज बिल्डिंग। जब ट्रेड किया गया हार्दिक पांड्या को, एमआई ने ट्रेड किया, शुभमन गिल को उधर कप्तान बना दिया गया, ये पूरा कॉन्स्पिरेसी चल रही थी कि शुभमन गिल को बनाने के लिए ऐसा हुआ, सेंटिमेंट से रोहित के लिए कि भाई वो इतना अच्छा कप्तान, उसे हटा के वो अब हार्दिक पांड्या को आप ला रही हो, ये सब बता के किया जाता है, सब सलाह के साथ लिया जाता है, एकदम से नहीं हो जाता है। तो इसमें बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट हुआ, लोगों ने बहुत गरियाया हार्दिक पांड्या को, और किसी भी कप्तान के साथ ऐसा नहीं हुआ। इस पहली बार ऐसा हो रहा था कि देखो यार, हम लोगों ने उसको इस टाइम पे ट्रोल किया जब वो इस दौर से गुजर रहा था। भाजपा को पता है कि हम तो जीत ही रहे हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ भाजपा के लिए नकारात्मक हुई है कि एजेंसियों का सपोर्ट नहीं लिया गया, सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सपोर्ट नहीं लिया गया उस लेवल का। तो नमस्कार, स्वागत है आपका द चौपाल पॉडकास्ट में, और आज हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट मिस्टर अंकित पांडे। नमस्कार सर। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। तो सर, सोशल मीडिया को लेकर बहुत लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है, कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होता है। तो आप ये बताइए कि आपको आपके नज़रिए से सबसे अच्छा पॉलिटिशियंस में सोशल मीडिया किसका लगता है? देखिए, सबसे अच्छा सोशल मीडिया अनुराग ठाकुर का काफ़ी सही सोशल मीडिया चल रहा है। देखा जाए शिवराज सिंह चौहान जी का बीच बीच में कुछ फ़ैन पेजेज पे अच्छा चला है। अच्छा। ऑफिशियल तो नहीं कह सकता हूँ, बट फ़ैन पेजेज पे सोशल मीडिया उनका अच्छा चला है। सोशल मीडिया पे अगर और देखा जाए तो बस यही 2 नाम हैं। देखो, बाकी प्रधानमंत्री जी का तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अलग लेवल की चीज़ होती है, बट ये लोग हैं जिनका सोशल मीडिया अच्छा चल रहा है। दिल्ली में कुछ चुनाव के समय पे 1-2 लोग हैं लीडर्स जिनका अच्छा चला था, जैसे कि सहरावत जी हैं, कमल जी सहरावत जी, उनका सोशल मीडिया पे अच्छा कंटेंट आया था। तो ये लोग सोशल मीडिया पे अच्छे कंटेंट की परख क्या होती है? मतलब किस तरीके से ये परखा जाता है कि ये कंटेंट बेस्ट है? देखो, एक तो जो सोशल मीडिया का कंटेंट है वो आजकल रील पे शिफ्ट हो गया है। रील होता है, ग्राफिक होता है, 2 तरह की चीज़ें हैं जिसमें क्वालिटी आती है। अब रील में अगर जो नेता है, पॉलिटिशियंस, अगर वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे कुछ वर्क ही नहीं कर रहे हैं या कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो जो सोशल मीडिया टीम है वो भी कुछ कंटेंट क्या ही जनरेट कर पाएगी। तो रील्स की क्वालिटी, म्यूजिक, इफेक्ट, कैमरा की क्वालिटी, ये सब चीज़ें मिक्स करके सोशल मीडिया का कंटेंट बनता है, वो क्वालिटी निकल के आती है। जो पॉलिटिशियन ग्राउंड पे ज़्यादा वर्क करता है उनकी और सोशल मीडिया की टीम उनकी अच्छी होती है, वो कंटेंट अच्छा बन के जाता है, तो वो वायरल भी होता है, ऑर्गेनिक रीच उसको मिलती है। तो मतलब सोशल मीडिया से क्या पब्लिक को, अपनी जनता को खुद से कनेक्ट करना ज़्यादा इजी है? बिल्कुल। देखिए, सोशल मीडिया एक फ्री की ऑडियंस है टेक्निकली, तो जनता सारी उधर ही है, बाकी कंटेंट को कंज्यूम कर रही है, तो पॉलिटिशियंस को ऑब्वियसली उसको यूज करना चाहिए।
कनेक्ट के साथ कुछ एक अलग इमेज पे भी एक पर्सोना होता है, वो बिल्डअप भी करनी चाहिए सोशल मीडिया पे। कई बार कुछ नेता कुछ दिखावे के लिए कुछ गलत पोस्ट भी डालते हैं, कुछ उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, शो ऑफ जिसे कहते हैं। जैसे अब कुछ पॉलिटिशियंस हेलीकॉप्टर से उतरते हुए फोटो डालेंगे, वीडियो डालेंगे, वो दिखावा हो सकता है कई बार, लेकिन लोगों के दिमाग में उसकी एक नकारात्मक छवि भी होती है कि भाई ये तो शो ऑफ कर रहे हैं, तो ये चीज़ रहती है। कई जगह पे ये चीज़ दबदबे के रूप में देखी जाती है, वो गाँव में या तो भाई जैसे कारों का काफिला होगा, उसकी एक रील पोस्ट की जाएगी, तो वहाँ पे उस चीज़ से वर्चस्व दिखेगा। यूथ जो होता है वो उस चीज़ से कनेक्ट कर लेता है कि हाँ भाई रौला है। अगर लीडर यूथ लीडर, तो वो समझ में आता है कि भाई वो दबदबे के लिए दिखा रहा है, तो वो चलता है। जैसे यहाँ भाटी जो है वो यूथ लीडर राजस्थान में लड़ा, तो वो उसका यही सब दिखा कि भाई 150 फॉर्च्यूनर, वाइट फॉर्च्यूनर का काफिला चल रहा है, तो यूथ कनेक्ट करता है भाई उस चीज़ को। लेकिन अगर एक सीरियस पॉलिटिशियन जो मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, वो इस तरह की रील्स पोस्ट करता है कि भाई हेलीकॉप्टर से घूम रहा है, हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, तो वो जनता के मन में थोड़ा सा ये पैदा कर देता है कि भाई ये व्यक्ति काम से ज़्यादा तो ये चीज़ दिखा रहा है। तो इस चीज़ को लेके ध्यान रखना चाहिए सोशल मीडिया टीम को भी कि कंटेंट वो क्या पोस्ट कर रहे हैं और जो लीडर की छवि है वो कैसी है, जनता के सामने कैसी बनेगी छवि उसके बाद। तो आपका सोशल मीडिया से जुड़ाव कब से हुआ, मतलब क्या कारण था कि आप सोशल मीडिया से जुड़े, क्या कहानी रही इसके पीछे की? मेरा 2010-11 से सोशल मीडिया से जुड़ गया था। फेसबुक का दौर था, कीपैड वाले फ़ोन हुआ करते थे, नोकिया का मेरे पास X2 या X1 फ़ोन था। वो तो कीपैड वाले फ़ोन में हिंदी में हम टाइप करते थे कीवर्ड को। याद है मुझे कि भाई 7 नंबर को 6 या 7 बार दबाना पड़ता था तो हाँ टाइप होता था। ऐसे पूरा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे हिंदी में लिखा करते थे कीपैड पे। मुझे तो इतना याद हो गया था यार, मैं पॉकेट में फ़ोन डाल के भी लेके अगर मैं रास्ते पे चल रहा हूँ तो मैं टाइप करता रहता था और एक पोस्ट तैयार हो जाती थी, याद हो गया था। तो उस दौर से निकले जब आंदोलन चल रहा था यहाँ पे, सोशल मीडिया के थ्रू ही सारी चीज़ें हो रही थी आंदोलन में। अन्ना हजारे का आंदोलन, बाबा रामदेव का आंदोलन, रामलीला मैदान में यहाँ जेल भरो आंदोलन हुआ था। फिर सरकार भी बदली, मोदी जी आए और नरेंद्र मोदी का जो गुजरात मॉडल है वो लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू जाना। तो एक बहुत बड़ा परसेप्शन यहाँ पे नरेटिव बिल्ड हुआ कि भाई गुजरात मॉडल रेप्लिकेट होगा पूरे इंडिया में। नहीं तो उससे पहले बीजेपी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी 2009 के चुनाव में। तो आडवाणी जी के उसमें नेतृत्व में जब लड़ा गया था तो काफ़ी निगेटिव था, मतलब एक कुछ गर्मजोशी थी ही नहीं। तो फिर 2011 के बाद ये चीज़ें बदली, नैरेटिव सेट हुआ, सोशल मीडिया के थ्रू ये सब चीज़ें हुई थी। मोदी जी का गुजरात मॉडल भी बाद में आया, पहले सोशल मीडिया के द्वारा लोगों ने एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। तो अगर हम लोग एक मतलब नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखें, जो इस टाइम पे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उसमें क्या मतलब सोशल मीडिया पर जो लड़कियां हैं उनको लेकर लोग ज़्यादा जजमेंटल हैं उनके कंटेंट को लेकर? जजमेंटल कहना थोड़ा सा ये होगा कि देखो जो समाज होता है वो हर दौर का समाज जजमेंटल रहा है। समाज का काम ही यही है कि सही को सही और गलत को गलत के रूप में जज करे। आप भारत में ऐसा नहीं हो सकता कि आप रील बना रहे हैं कि कुछ भी पहन के रील बना रहे हैं और आप ये सोचें कि आपको लोग जज ना करें। आप कुछ भी गलत कर दे रहे हैं फिर आपको लोग जज ना करें या आपके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आप बहुत सारी लड़कियां बहुत अच्छा कंटेंट बना रही हैं, लोग उसकी सराहना करते हैं। कई सारी लड़कियां फाइनेंस का कंटेंट बना रही हैं, कितना टफ टॉपिक होता है, लोग उसकी सराहना करते हैं। और तो उस पर कोई छीटाकशी नहीं करने जाता है, कोई उस पर ऐसे भद्दे कमेंट करने नहीं जाता है। सेलिब्रिटीज़ के साथ भी जजमेंटल होते हैं लोग, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ होते हैं जिनका परसेप्शन ऐसा बिल्डअप हो गया होगा सोशल मीडिया। तो उन लोगों को भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हम जो चीज़ दिखा रहे हैं उससे समाज में क्या छवि जा रही, सोशल मीडिया पे क्या छवि जा रही है।
क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन तो सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलती है ना। तो अगर फेसबुक पे आप किसी तरह की पोस्ट डाल रहे हो तो आपको देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो देखने पड़ेंगे। तो जजमेंटल का तो क्या है कि लोग लड़कियां रील डाल रही हैं, अलग अलग डांस और ये सब रील डाल रहे हैं, कुछ अपनी लिमिट में रह के डाल रहे हैं, कुछ बाहर जा, तो भाई जजमेंटल सबके लिए नहीं होते लोग, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि मतलब हम या फिर कोई भी जो चाहे वो अपने हिसाब से कंटेंट दिखा सकता है आपके फ़ोन पर, मेरे फ़ोन पर या फिर किसी के भी फ़ोन पर? यस, टारगेटिंग होती है। टेक्निकली पॉसिबल है कि आपके फ़ोन का लाइक मेरे पास नंबर है या कुछ लोकेशन है तो मैं आपको टारगेट करके ऐड के थ्रू दिखा सकता हूँ अपना कंटेंट, तो ये पॉसिबल है। तो मतलब अभी एल्गोरिदम का मतलब बहुत वो है, एल्गोरिदम क्या है, मतलब सोशल मीडिया का एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम एक टेक्नोलॉजी ही है, बेसिकली टेक्निकल टर्म है, एक प्रोसेस की भाई आप कोई कंटेंट देख रहे हो, एआई ने आपको समझ लिया कि आप ये कंटेंट ज़्यादा पसंद कर रहे हो, तो एआई आपको वही कंटेंट दिखाता जाएगा। एल्गोरिदम बेसिकली उस टर्म को ही एल्गोरिदम कहते हैं कि जो किस तरीके से इस प्रोसेस को सेट किया गया है। फिर अगर उसमें एक बार ये प्रोग्राम सेट हो के भाई इस इंसान का बिहेवियर ऐसा है, इसको ऐसा कंटेंट दिखाते जाओ, वो भी आपने एल्गोरिदम को दिया है कि हम ऐसा कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। अब उसमें अगर छेड़छाड़ होती है तो ऐसा हो जाता है कि फिर उस प्लेटफॉर्म को जो कंटेंट पुश करना है वो आपके एल्गोरिदम में डाल देगा कि इस कंटेंट को ज़्यादा पुश करनी है, इस कंटेंट को ज़्यादा रीच देनी है, तो वो उस आपके एल्गोरिदम में आ जाएगा और वो उस कंटेंट को ज़्यादा रीच मिलेगी। पॉलिटिक्स में मतलब इसके साथ जो इस बार चुनाव हुए उसमें एल्गोरिदम के साथ छेड़छाड़ हुई? देखो उसमें आया है, इजराइल की एक कंपनी का जिक्र हुआ है कि उसने चुनाव में छेड़छाड़ की और ये सब अमेरिका के इशारे पे हुआ है। तो कुछ अभी रिश्तों में भी अनबन चल रही है इसी कारण से। अमेरिका का रहा है चुनाव में छेड़छाड़ करने का, पावरफुल लोग होते हैं तो भाई पैसा है तो कहीं पे भी जाकर मतलब छेड़छाड़ कर अमेरिका का क्या फ़ायदा अगर मतलब वो यहाँ पर मतलब इलेक्शन में, भारत के इलेक्शन में, मतलब अगर वो ये सब चीज़ें वो कहीं के भी इलेक्शन में अगर वो छेड़छाड़ करते हैं, अपने लोगों को बिठाना चाहते हैं, अपने समर्थकों को बिठाना चाहते हैं, तो उसमें उनका फ़ायदा होगा। अगर उनका बंदा बैठेगा सरकार में तो ऑब्वियसली उनका फ़ायदा होगा। तो एक तरह से ये मोदी सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है ताकि वैश्विक स्तर पर उतना जो वर्ल्ड लीडर वाली जो छवि है ना मोदी जी की, वो थोड़ी सी टूटे, धूमिल हो, तो वो चीज़ का प्रयास किया गया और हुआ भी, थोड़ा सा डेंट तो हुआ है, तो उसका फ़ायदा अमेरिका को भी मिलेगा। ठीक है, तो सर आप थोड़ा सा मतलब आपके ठलुआ क्लब के बारे में थोड़ी बहुत हम लोगों को जानकारी थी, थोड़ा सा मतलब बताइए किस तरीके से, मतलब क्या है ठलुआ क्लब, क्या है, कैसे? ठलुआ क्लब एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, नॉट ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो जस्ट एक फेसबुक पेज हमने बनाया था 2011 में। तो उसमें राष्ट्रवाद की चर्चा होती थी, पोस्ट होती थी, तो वो फिर हम लोगों का नेटवर्किंग का एक साधन बना, बहुत सारे लोग मिले, हमारी विचारधारा के लोग मिले, जुड़ते गए, तो बहुत सारे लोग फिर जुड़ते गए आगे, कई सारी फील्ड में वो लोग चले गए। तो उस दौर के लोग थे, अब तो बस एक व्हाट्सएप ग्रुप रह गया नाम मात्र का, बाकी सब लोग अपना अपना बढ़िया कर रहे हैं, अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो 2011 का हम लोगों का ग्रुप था, सबने अच्छा काम कैसे मतलब कैसे दिमाग में आया, क्या सोच कर बनाया था? वही रिवॉल्यूशन का दौर चल रहा था, तो सबके अपने अपने थॉट्स आते थे, एक दूसरे से शेयर करते थे, तो फेसबुक बना, फेसबुक पे पेजेज भी आए, तो पेजेज आए तो हमने कहा कि हम भी बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ दूसरी विचारधारा के लोग थे, उनके पेजेस थे तो वो हमें पोस्ट नहीं करने देते थे, हमारी पोस्ट डिलीट कर देते थे। उस टाइम पे अन्ना आंदोलन चल रहा था और कुछ अन्ना हजारे की कमियां हमें दिखी उस आंदोलन में, तो हमने वो पोस्ट करी, वो लोग भाई हमारी पोस्ट ही डिलीट कर देते थे, तो हमने कहा हम अपना बना लेते हैं, तो हम लोगों का ज़्यादा चल गया। फिर
अच्छा, जो लोग post नहीं करने हमारे देते थे। समर्थक ज़्यादा हो गए तो हम लोग उनके पेजेस से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गए। मतलब एक साल में हम लोग 1 लाख फॉलोवर से ज़्यादा के हो गए थे। उस दौर का सबसे बड़ा पेज हमारा था। अच्छा, तो अभी जैसे सोशल मीडिया पर नकारात्मक जो होती हैं, मतलब जो गलत कमेंट्स होते हैं या फिर जो एक गलत इमेज बनती है, ठीक है, उससे कैसे बचा जा सकता है? उसको किस तरीके से? देखिए, इसमें थोड़ा सा लंबा मैं इसमें बताना चाहूँगा। एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग क्या है और एक नेगेटिव इमेज बिल्डिंग से बचना कैसे है, उसको काउंटर कैसे करना है, और इसके कुछ केस स्टडीज भी मैं बताऊँगा। एक अभी उसका अंबानी के लड़के का एक काफ़ी एक पीआर चला था। शादी का? शादी Pre-wedding? का, शादी के आसपास की शादी, अभी वो प्री वेडिंग था। हाँ। और इनका एक वन तारा करके था जो Elephants जंगल के लिए, में, हाँ, correct। वो अनंत अंबानी का। हाँ। अनंत अंबानी का बहुत पहले ये था कि भाई वो मोटा है, तो उस पर बहुत भद्दे कमेंट हो रहे थे। फिर उसका जब पॉजिटिव पीआर हुआ तो हर इंस्टाग्राम पे आप जाओगे, ट्विटर पे आप जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, आपका उसका 5-6 तरह की इमेज उसकी बनाने की कोशिश की गई। जैसे वो भले ही मोटा है लेकिन भाई वो धार्मिक बहुत है वो, और उसकी जो होने वाली वो वाइफ है यानी मंगेतर जो थी, भाई वो लोगों को खाना परोस रहे थे, तो एक बहुत बड़ी अच्छी इमेज। वो धर्म के बारे में वो किसी को कुछ बोल रहा है, छोटी सी बात कर रहा है, लेकिन चूंकि वो अंबानी का बेटा है तो भाई वो बहुत शानदार चल रही है। वो बहुत वायरल, ऑर्गेनिक वायरल थी। मतलब वायरलिटी का मतलब ये है कि वो अगर आप कंटेंट डाल दोगे तो वो वायरल होगा, लेकिन वो पेड प्रमोशन था, पीआर कैंपेन था। तो सारे लोग डाल रहे थे और वो वायरल हो रहा था, ठीक है। वो वन तारा के बारे में बता रहा है, वो जंगल में वो उसने उसका एनजीओ है, तो वो जंगली जानवरों के साथ उसका जो प्रेम है वो दिख रहा है। तो एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग जो 1 महीने तक पूरा कैंपेन चला, हर जगह सिर्फ वही कंटेंट दिख रहा है, तो बहुत बड़ी एक पीआर एक्सरसाइज थी। ये ऐसा मतलब ये है कि भाई इमेज बिल्डिंग कैसे होती है। दूसरा भी जैसे पॉलिटिकल में बात करूँ, अभी बिहार से रामविलास पासवान का लड़का चिराग पासवान, अभी बीच में देखोगे तो भाई सब ऐसे ऐसे पेजेस ने वो कंटेंट शेयर किया, लड़कियों के पेजेस से वो कंटेंट जा रहा है इंस्टाग्राम पे कि भाई दिल बना के, और मतलब उस पर एक तरह से कि भाई दिल आ गया उस पर, तो वो सेंटीमेंट बनाया है कि भाई ही इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव गाय इन पॉलिटिक्स। तो हर पेज से ये कंटेंट गया, और देखते देखते उसके खुद के पेज पे 1 मिलियन से लेके वो 4 मिलियन तक पहुंच गया, सिर्फ अभी इस टाइम पीरियड में 10 या 15 दिन के या 20 दिन के टाइम पीरियड में जब चुनाव का रिजल्ट आया। और अभी ये एक बड़ी पीआर एक्सरसाइज थी, क्योंकि मतलब जिन लोगों को पॉलिटिक्स से क्या नहीं लेना देना कुछ भी, वो लोग भी उसका वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो एक ये है निगेटिव इमेज बिल्डिंग। जैसे अभी एक धनश्री वर्मा का केस है जिसमें काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट आते हैं। उससे आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है सोशल मीडिया पे, क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं डालनी है, ठीक है। उस केस को आप देखेंगे, सोनाक्षी सिन्हा वाला ये केस चल रहा है कि भाई ये शादी जो है वो जहीर इकबाल से कर रही हैं। इनके घर परिवार में जो पूरा सबके नाम, इनके सारे चाचा के नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ऐसे नाम है। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं। इनके घर का नाम, जो घर मतलब हाउस, इनका घर नहीं, घर हाउस का जो नाम है वो रामायण है। और ये जहीर इकबाल से शादी कर रही हैं। तो और फिर बीच बीच में ऐसे जैसे पिताजी का भी स्टेटमेंट आता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ खपा से है, नाराज से, वो चीज़ें मिक्स होके ना फिर वो एक गलत डायरेक्शन में चली जाती हैं। अब कई सारे लोगों ने मुसलमानों से शादी की है, वो इतना बड़ा नहीं बना, लेकिन अभी ये वाला केस बन रहा है। क्योंकि इनकी इमेज ऐसी थी कि जब ये स्टार्टिंग में आई थी दबंग में, तो भाई कि हम कुछ भी एक्सपोज वाले सीन नहीं करेंगे, कुछ भी न्यूड सीन नहीं करेंगे, कुछ नहीं, एक संस्कारी इमेज के साथ। फिर अब ऐसा हो रहा है तो लोग उस चीज़ को पचा नहीं पा रहे हैं। तो ये समाज है, आपको सर आँखों पे भी चढ़ाएगा और गरियाएगा भी।
तो ये इमेज बिल्डिंग है, आप किस तरीके का सोशल मीडिया को दे रहे हो वही चीज़ आपको वही चीज़ मायने रखती ये है। इमेज बिल्डिंग है, ये इमेज बिल्डिंग है। तो सर सोशल मीडिया में जो मतलब कंपनीज चलती हैं डिजिटल मार्केटिंग की, या फिर जो लोग मतलब मैनेज करते हैं पॉलिटिशियंस का, सेलिब्रिटीज़ का, उनका मतलब क्या पूरा प्रोग्राम रहता है, किस तरीके से मतलब कंपनीज चलाई जाती हैं, क्या प्रॉफिट रहता है, कितना पैसा कमाया जा सकता है? सोशल मीडिया पे डिपेंड, बहुत सारे लोग इंडिविजुअल काम करते हैं, हाँ। फिर एजेंसीज आ जाती हैं, फिर बड़ी एजेंसीज आ जाती हैं। प्रॉफिट का तो देखो फाइनेंशियल हैं तो पता नहीं किसका क्या रहता है, क्या किस तरीके से काम करते हैं, सबका अपना अलग अलग होता है। कुछ लोग इंडिविजुअली पॉलिटिशियंस का काम देखते हैं, फिर कुछ लोग पूरा एजेंसी होती है तो उनके अंडर में सारी टीम रहती है, वो लोग फिर काम देखते हैं। सेम चीज़ बॉलीवुड एंटरटेनमेंट में भी होता है, सबके अपने अपने मैनेजर्स होते हैं। तो मतलब यहाँ काम है, बहुत काम है। कोई भी कोई अगर वीडियो एडिटर है उसके पास काम है, ग्राफिक डिजाइनर है काम है, कंटेंट राइटर है तो उसके पास काम है, एडवर्टाइजर है तो उसके पास काम है। तो ये 5-7 फील्ड्स हैं जो सोशल मीडिया की बहुत ऐसी डिमांडिंग है, जो फ्यूचर में भी रहेंगी। अगर इस कैटेगरी में कोई अपना स्किल डेवलप करता है तो ऐसा नहीं है कि वो जॉबलेस घूमे, तो यहाँ लोगों के पास हमेशा जॉब रहेगी। पॉलिटिशियंस के लिए आप मतलब कैलेंडर जो होता है, जिस तरीके जो इवेंट वगैरह होते हैं, उनका मतलब तैयार कैसे करते हैं आप? मतलब किस तरह से आपको पता चलता है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है? आप देखिए, रिसर्च करिए। हाँ। सारी चीज़ें आपको खुद नहीं करनी है, आपको रिसर्च करना है। आप ट्विटर पे जाइए, आप ट्विटर पे सर्च कर लीजिए, पहले एक बेसिक कैलेंडर निकाल लीजिए कि भाई ये वो कैलेंडर आपको पंचांग में भी मिल जाएगा, फिर या उधर से भी ले लीजिए और गूगल पे भी देख लीजिए, गूगल पे कैलेंडर मिल जाएगा। फिर उसके बाद ट्विटर पे जाके वो सर्च करिए, उस पर कितने बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट किया है। आप अपने पॉलिटिशियन की कैटेगरी देखिए कि वो किस कैटेगरी में है, और उनकी कैटेगरी के आसपास के लोगों ने या उनसे ऊपर वाले लोगों ने उस तिथि पे पिछले साल विश किया था या नहीं किया था। फिर देखिए, ये सब शॉर्ट लिस्ट करके फिर आप अपना कैलेंडर बनाइए। ट्विटर सबसे अच्छा माध्यम है वो उसी के थ्रू सब देखने का। कैसे सर्च किया जाता है, किस तरीके से देखा जाए अगर हम लोगों को मान के चलिए 5 साल पहले का देखना है? ट्विटर पे एक एडवांस सर्च का ऑप्शन आता है, आप ट्विटर एडवांस सर्च करेंगे, उसमें जाएंगे, आपको काफ़ी सारे उसमें फीचर्स दिखेंगे। उसमें आप डेट सेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कल की डेट में क्या 5 साल पहले क्या था। कैलेंडर में क्या होता है, देखो एक हमारा कैलेंडर है जो हिंदू कैलेंडर है, वो तिथि के हिसाब से चलता है, और जो पुराने लोग हैं वो तिथि के हिसाब से उनका जन्म दिवस या पुण्यतिथि मनाई जाती है। ठीक है, तो तिथि बदलती रहती है डेट के हिसाब से। ठीक है, हमारा कैलेंडर सबसे पुराना है। टेक्निकली और भी कैलेंडर रहे हैं, हमारा जो विक्रम संवत चलता है वो 2070-75 के आसपास चल रहा है, एग्जैक्ट नहीं पता। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो आप देखोगे उसके हिसाब से अभी हम 2024 में चल रहे हैं। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या हो रहा था कि जो आप देखोगे कि फरवरी जो है 29 की होती है बीच में, और ये जो बहुत बड़ा चेंज था वो अभी 200 साल पहले ही आया है ग्रेगोरियन कैलेंडर में। उससे पहले क्या था कि भाई वो 1800 साल से कैलेंडर चल रहा है और वो दिन गड़बड़ हो गए, क्योंकि इनके में घटा बढ़ाव वाला सिस्टम है नहीं, ये अभी शुरू हुआ। और हमारे पंचांग में ऐसा कुछ गड़बड़ होता नहीं है, ना कभी हुआ है, आज तक चला आ रहा है, वो अपने उसके साथ से चलता है। अब अगर आपको देखना है कि भाई आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले या 100 साल बाद का भी अगर आपको सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण देखना है, ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है, लेकिन हमारे पंचांग के हिसाब से आप देख सकते हो, आपको पता रहेगा कि ये किस तिथि को होने वाला है। हाँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसलिए हमारा जो पंचांग है थोड़ा सा ज़्यादा साइंटिफिक है। तो पुराने लोगों की जो तिथियां हैं वो हमारे पंचांग के साथ होती हैं, उसी हिसाब से होती हैं। महाराणा प्रताप या तुलसीदास, तो ये तिथि के हिसाब से चलता है इनका। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि अगर आप ट्विटर एडवांस सर्च से देखते हो तो डेट का अलग रहेगा, तिथि का अलग रहेगा, आपको थोड़ा सा ये काम करना पड़ेगा। तो अभी मतलब जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं कुछ लोग बहुत लेंथी कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग हैं जो 30 सेकंड का कंटेंट बनाते हैं। तो क्या मतलब जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो लोगों की अटेंशन जल्दी ग्रैब करती हैं?
जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो जल्दी मतलब लोगों को देखने का मन करता है कि मतलब उनको कम टाइम में चाहिए होता है सब। देखो वायरलिटी मतलब उनकी ज़्यादा जल्दी होती है। बिल्कुल, लोगों के पास अभी समय कम है। हाँ। टिकटॉक के आने के बाद से ये चीज़ें प्लेटफॉर्म्स ने भी देखी, और इंस्टाग्राम रील ले आया, फेसबुक जो है रील ले आया, यूट्यूब का शॉर्ट चलता है। अब लोग 1 मिनट भी नहीं देखते, लोग बस स्क्रॉल करते रहते हैं। एक बार आप एल्गोरिदम में घुस गए, आप एक रील के सेक्शन में चले गए, आपको पता नहीं चलेगा कब आपका 1 घंटा चला गया। और लोग देखते हैं 3-4 सेकंड देखते हैं, उनको लगता है यार मज़ा नहीं आ रहा, तो वो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा कंटेंट पड़ा है जिसको उनको देखना है। तो वो आपके कंटेंट पे ही क्यों रहें। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रील चल रही है, सिर्फ शॉर्ट चल रहे हैं। जो एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो यूट्यूब पर जाती है, पॉडकास्ट सुनती है, बहुत अच्छा कंटेंट देखती है, कि उन्हें कुछ ज्ञान मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो ऑडियंस है, दोनों तरफ की बढ़िया बढ़िया ऑडियंस है। आपको बस देखना है, आपको कैटर करना है कि आप किस ऑडियंस में जाना चाहते हो। अभी आपने थोड़ी देर पहले धनश्री का नाम लिया था, चहल की वाइफ का। तो मतलब अभी कुछ टाइम से, मतलब हम लोगों ने भी कुछ टाइम पहले देखा था कि अभी हार्दिक पांड्या और नताशा का डिवोर्स वाला वो जो पूरा चला था, ठीक है। बट उसके बाद मतलब चीज़ें बहुत अलग हो गई। तो मतलब क्या ये पूरा प्लान था आपके हिसाब से, मतलब क्या थी ये चीज़ें? देखो, थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था कि यार देखो, जब ट्रेड किया गया हार्दिक पांड्या को, एमआई ने ट्रेड किया, शुभमन गिल को उधर कप्तान बना दिया गया। ये पूरा कॉन्स्पिरेसी चल रही थी कि शुभमन गिल को बनाने के लिए ऐसा हुआ। सेंटिमेंट से रोहित के लिए कि भाई वो इतना अच्छा कप्तान, उसे हटा के वो अब हार्दिक पांड्या को आप ला रही हो, वो उसकी कप्तानी में खेलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऐसा पहली बार हुआ। आईपीएल में विराट कोहली भी डुप्लेसी की कप्तानी में खेला, उससे पहले 1-2 कप्तान और रहे हैं। लेकिन ये सब बता के किया जाता है, सब सलाह के साथ लिया जाता है, एकदम से नहीं हो जाता है। तो इसमें बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट हुआ, लोगों ने बहुत गरियाया हार्दिक पांड्या को। इससे पहले और किसी को नहीं ऐसा, उसके और किसी भी कप्तान के साथ ऐसा नहीं हुआ। इस पहली बार ऐसा हो रहा था कि भाई हूटिंग होने लगी, तो ये बड़ा नेगेटिव चल रहा था। फिर इसको अब कैसे काउंटर किया जाए, तो जिसने भी ऐसा प्लान किया होगा, फिर भाई बहुत ही सहानुभूति वाला आने लगा कि यार इसके साथ तो गलत हो रहा है। तो सारे लोग वो ट्रोल पेजेस पे, वही लोग जो हूटिंग कर रहे थे, जो ट्रोल कर रहे थे, उन पेजेस पे फिर से एक सिंपैथी वाला पोस्ट आने लगा। बीच में फिर आया कि भाई वो 70% जो उसकी अर्निंग्स है वो उसमें क्लेम हो जाएगी, वो सेटलमेंट में चली जाएगी। फिर कुछ दिन के बाद उसका पुराना क्लिप एक वायरल हुआ, किसी ने ढूंढ के लाया कि भाई वो उसने तो माँ के नाम पे कर रखे हैं। तो एक फिर आया कि भाई देखो यार, हम लोगों ने उसको इस टाइम पे ट्रोल किया जब वो इस दौर से गुजर रहा था। तो एक सिंपैथी का एक पूरा पैटर्न बना। अभी ठीक है, सब ओके हार्दिक पांड्या से कोई ना तो नेगेटिव है ना ज़्यादा पॉजिटिव है, एक बराबर वाला मैच हो गया। तो इमेज जो है ना वो उसने ठीक कर ली। हाँ। तो एक हो सकता है कि अगर ये पीआर स्टंट था, हाँ। जो कि मुझे तो लगता है कि था, हाँ। तो वो सही था। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे कि इनका एकदम से ये वाली चीज़ चली थी कि मतलब हार्दिक पांड्या के साथ गलत हो रहा है, लेकिन जैसे ही मतलब नताशा के ऊपर ये सारी चीज़ें आई, लोगों ने मतलब उनको मतलब उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। और सडन जब मतलब हार्दिक पांड्या को वो सिंपैथी मिल गई जो उधर मतलब शायद चाहिए थी, उसके बाद पीआर टीम ने उनकी पता नहीं ऐसे किया कि अपने आप हो रही थी ये चीज़ें, नताशा के फेवर में चीज़ें आने लगी कि लाइक अब सारी पति की सारी ट्रोलिंग अपने ऊपर ले ली, इससे अच्छी और कैसी वाइफ चाहिए। वो या मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा, पीआर कैंपेन ही था। आपने अपना फर्स्ट अकाउंट कौन सा बनाया था, और फेसबुक अकाउंट बताइए कि आपने अपना क्या स्टोरी, क्योंकि सबकी कोई अलग स्टोरी होती है फेसबुक अकाउंट के पीछे खासकर, तो आपकी क्या स्टोरी थी? बनाया था मैंने, मेरे नाम का बना था। हाँ। अंकित बाबा करके मेरा अकाउंट हुआ करता था। तो कुछ मतलब मेरी फोटो तो नहीं लगी थी, तो लोगों को लगता था कोई साधु बाबा है, तो बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ गए थे, फॉलो कर लिया था। हाँ, 2011 में जब मैं दिल्ली में पहली बार एक मीटिंग में आया था ऐसे ही क्रांतिकारियों की, तो सबको यही लगा था ये तो बाबा था, लेकिन तो मैं बच्चा सही था उस दौर में। ओह भाई साहब, क्योंकि सबकी मतलब मुझे याद है मेरी स्टोरी थी कि मैंने 8th क्लास में बना लिया था अपना अकाउंट। और उस टाइम पे मतलब जितने मतलब मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, उस टाइम पे जितने आसानी से फेसबुक और फॉलोअर्स बढ़ जाते थे, वो अब के टाइम में पॉसिबल नहीं है।
मतलब उस टाइम पे हम लोग देखते थे कि शायद हो सकता है एक तो लड़की होने का वो होता था एडवांटेज की, मतलब वो भी उस पे रहता है। बहुत तेजी से मतलब फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और कमेंट्स इतने सारे, तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि बहुत अलग चीज़ है। लेकिन इंस्टाग्राम पे उसका एकदम उल्टा था। इंस्टाग्राम पे ऐसा है कि मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स या फिर व्यूज़ गेन करना थोड़ा मुश्किल है फेसबुक से। हाँ, फेसबुक पे ऑडियंस मास है, बहुत सारी ऑडियंस है, और इंस्टाग्राम थोड़ा सा प्राइवेट चीज़ है। अकाउंट भी आपके प्राइवेट होते हैं, तो इजीली रिकमेंडेशन में भी नहीं आते। फेसबुक पे रिकमेंडेशन इजी है, तो लोग जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। फेसबुक पे पढ़ने के लिए बहुत सारा कंटेंट मिलता है, इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं होता, सिर्फ फ़ोटोज़ होती हैं। फ़ोटोज़ भी इंस्टाग्राम ऐसे नहीं कर सकता कि सजेशन में चला जाए, आपका जो फ्रेंड भी नहीं है उसको दिख जाए। तो लिमिटेशन है जिसकी वजह से इंस्टाग्राम पे इतने जल्दी फॉलो रिक्वेस्ट नहीं आती। ये जो फेसबुक पर हम लोग देखते हैं कि इस फोटो को लाइक करिए आपका भला होगा, या फिर जो मतलब भगवान की फ़ोटोज़ के साथ जो लाइक्स और ये कमेंट्स बटोरे जाते हैं, उसके पीछे का क्या मतलब, क्या साइकोलॉजी रहती है, क्या क्यों किया जाता है ऐसा? किसी का उसमें कोई लक्ष्य नहीं रहता, बस लोग फोटो डाल देते हैं, उससे उनका पेज का एंगेजमेंट बढ़ता है, रीच बढ़ती है, फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं, तो लोग डालते रहते हैं। तो ऑडियंस बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, कोई उसमें विशेष टारगेट नहीं रहता। आपको मतलब सोशल मीडिया में आने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली, मतलब आप इस लाइन से जुड़े कैसे? कोई प्रेरणा नहीं मिली है। हम तो बस ऐसे ही फेसबुक शुरू किए थे, बस देखा भाई सब लोग ऐसा लिख रहे हैं, हमने कहा हम भी लेखक हैं, हम भी लिख लेते हैं। तो हमने भी लिखा, लोगों ने पसंद किया, तो बढ़ते गए आगे भाई। पेज बना लिया, चल गया, उसमें लोग जुड़ गए, और अच्छा लिखा, टीम बना ली, और लोग जोड़ दिए उसमें, और लोग एडमिन हो गए, तो वो लोग अच्छा लिखते थे, उन लोगों को भी बहुत तारीफ मिलती थी। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग जुड़ गए। कुछ याद है मतलब पहले सबसे पहला आर्टिकल किस उस पे लिखा था आपने, किस टॉपिक पे लिखा था? अब तो उतना याद नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई आपको अपना आर्टिकल कोई बहुत अच्छा लगा हो, वो याद? बहुत सारे, खैर वो अलग विषय हो जाएगा, तो वो कुछ अलग था। अच्छा ठीक है, ये बताइए आपने मतलब शादी वादी की, ये बताइए कि एक, क्योंकि आप मतलब सोशल मीडिया से इतना जुड़े हुए हैं, ठीक है, किस तरीके से एक वाइफ मतलब आपको हेल्प कर सकती है अगर आप दोनों, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है आप लोग सेम लाइन से ही हैं, ठीक है? हाँ, देखो, हेल्प कैसे मिलती है आपको? ऑब्वियसली हेल्प मिलती है, अगर आप कहीं हो भाई, आपको कुछ जानना है, तो आपने फ़ोन कर दिया, आपको मिल गया। सारी चीज़ों में आपके सारे काम का एक तरह से हाफ वो तो आपको सपोर्ट मिल ही जाता है, कई बार ज़्यादा ही सपोर्ट मिल जाता है, तो वो तो आपको सेम लाइन में होने का फ़ायदा मिलता है। ज़्यादा एक्सपर्ट कौन है किस चीज़ में? दोनों की एक्सपर्टीज बताइए अपनी। देखो, सोशल मीडिया है तो ऑब्वियसली मैं ही हूँगा, कम्युनिकेशन में वो अच्छे हैं, तो अच्छा, तो पूरा बैलेंस चलता है। अभी मतलब जैसे अभी जो चुनाव हुए थे 2024 के, अब उसमें हम लोगों ने देखा कि काफ़ी मतलब भाजपा को नुकसान तो हुआ, नो डाउट, तो सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल रहा है इसमें? सोशल मीडिया का अभी करंट चुनाव में बहुत बड़ा रोल था, और सोशल मीडिया पे इस तरह का काम जो होता था पहले पुराने चुनावों में भाजपा की तरफ से, उतना नहीं हुआ। लोगों को काम दिया ही नहीं गया। बहुत सारी एजेंसी जो हैं जानने वाली, और उनको ना तो उनका काम बढ़ाया गया, कई लोगों का काम बंद कर दिया गया, कई लोगों का शुरू ही नहीं हुआ, ठीक है। जिनको मिलता था हमेशा कुछ ना कुछ, वो लोग काम करते रहते थे, वो हुआ नहीं, मिला नहीं। कुछ भाजपा की इन हाउस एजेंसीज हो गई हैं, तो बस उनने ही काम किया जो भी किया, उसके बाहर कुछ भी नहीं मिला, या जो काम दिया भी गया, जिसको भी दिया गया, शायद इन हाउस एजेंसीज के पास ही था। वो सब क्या करते थे, सिर्फ मोदी जी का भाई इधर इंटरव्यू आया, उधर इंटरव्यू आया, उसको बस प्रमोट करा लो। सारे उनके मंत्री, सारे मुख्यमंत्री, सारा बस वही प्रमोट कर रहे हैं। जो नरेटिव था ना, नरेटिव के लिए ज़्यादा काम नहीं किया गया। पैसा लगा कि भाजपा को पता है कि हम तो जीत ही रहे हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ भाजपा के लिए नकारात्मक हुई है कि एजेंसियों का सपोर्ट नहीं लिया गया, सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सपोर्ट नहीं लिया गया उस लेवल का। जो बाकी पार्टियां करती रही हैं, उन्होंने भाजपा से ही सीखा
और वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर ले गई। कांग्रेस ने अच्छा प्रयास किया अपने रिसोर्सेज के हिसाब से। बीजेपी ने इस बार थोड़ा सा इजी खेल खेला। इजी मतलब कि कहीं एजेंसीज को हायर ना करना पड़े, कहीं क्रिएटिव वर्क ना करना पड़े। जैसे मैंने बताया इन हाउस एजेंसीज का, उसने गूगल एड्स पर बहुत पैसा बहा दिया। कई सारी उसमें आप देखोगे जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें देखोगे कि गूगल एड्स में उनका स्पेंड, डायरेक्ट स्पेंड होता है, वो दिखता है, ट्रांसपेरेंसी है। मेटा पे उन्होंने बहुत पैसा लगाया है। कांग्रेस के उसमें बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा। नेशनल पार्टी कांग्रेस भी है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे 300 सांसद हैं, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कहते थे कि मेरे 300 सांसद हैं तो मेरे को इतना चंदा मिला, उनके 44 हैं उनको मिला। नहीं, अब चुनाव है, चुनाव में सब बराबर का होता है, तो भाई दोनों को बराबर पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो बीजेपी ने जो डायरेक्ट ऐड थे उसमें बहुत पैसा लगाया। वो इजी रहता है कि भाई आपने पैसा एक बार डाल दिया, भाई चलता रहेगा। लेकिन जो क्रिएटिव वर्क था, जो नरेटिव वाली चीज़ थी, वो नरेटिव पुश नहीं हुआ। लोग कांग्रेस का, देखो जब आप 10 साल से सत्ता में हो ना, तो कांग्रेस का जो पुराना जो दौर है लोग भूल गए। 10 साल में ऑडियंस पूरी बदल गई। 2014 वाली जो ऑडियंस है वो अब धीरे धीरे बूढ़ी हो गई। वो तो आपका वोटर है, लेकिन नए वोटर को आपने कैटर नहीं किया। नया वोटर वो यूट्यूबर्स, ध्रुव राठू, रवीश कुमार, ये सब लोग कैटर कर गए। आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था फेसबुक पे, आपके कंटेंट का, आपकी सारी ऑडियंस फेसबुक पे है। आपने फेसबुक पे ध्यान नहीं दिया। जो लोग फेसबुक के एक्सपर्ट थे, आपने उन पे ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे मतलब जो मास है, ठीक है, मास ऑडियंस, वो आपने प्रीमियम लोगों को कुछ पकड़ लिया, वो भाई आपके लिए कुछ ट्वीट करते रहे। कुछ लोगों को पकड़ लिया जो आपके वीडियोज, आपके जो एक एजेंसी बना दी जिसपे आपने वही एजेंसी ऐड बना रही है, और उन्हीं के जो सर्कल के लोग हैं उनने पे करा के उनसे ट्वीट करा लिया कि बहुत बढ़िया ऐड बनाया, बहुत बढ़िया, और उसको दिखा दिया कि देखो इस पे इतने व्यूज मिले हैं और सबने तारीफ की है। वो लोग भी आपके हैं, वो एजेंसी भी आपकी है। वो उसके बाहर कहाँ निकला, वो मार्च तक गई नहीं। ट्विटर पे मान लो किसी वीडियो के 20-25 लाख व्यूज आ गए, 10-15 इन्फ्लुएंसर से आपने करा दिया। मैंने नहीं देखा कि वो ऐड जो है वो फेसबुक पे इतने वायरल हुए हैं। कुछ उन्हीं के जो IT सेल के पेजेस हैं पेड वाले, उन पे चला गया, उन्हीं के हैंडल्स पे चला गया। कुछ नई चीज़ मुझे दिखी ही नहीं कि कुछ नई चीज़ बनी हो, या जो नई चीज़ बनी भी है तो स्पेसिफिक कुछ एजेंसीज की बनी है, 2 या 3 एजेंसी जो उस फील्ड में हैं। कुछ नए लोगों को काम नहीं दिया गया जो कई चुनाव में दिया गया। आप उदाहरण देख लेंगे MP का, जहाँ पे बहुत निगेटिव सेंटिमेंट्स थे एक टाइम पे, उसके बाद सोशल मीडिया के थ्रू जो बदला, और सोशल मीडिया पे वो चीज़ें कन्वे हुई, जो सेंटिमेंट्स मामा जी के आए कि देखो एक तो लाडली लक्ष्मी योजना, लेकिन ऐसी योजनाएं बहुत सारे सरकारों में चल रही हैं ऑलरेडी, और जो कनेक्ट है कि भाई मामा जी जा रहे हैं, भाई उनकी कोई बच्ची मिल गई, और वो इमोशंस दिख रहे हैं। जो महिलाएं हैं उनके लिए इमोशनल हो रही हैं। तो ये जो कनेक्ट है रील्स के फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट में, जो इमोशन दिख रहा है लोगों को, वो सोशल मीडिया के थ्रू गया। उधर काफ़ी सोशल मीडिया पे काम किया गया था, काफ़ी एजेंसीज उस पर लगाई गई थी, तो उसका परिणाम उन्हें देखने को मिला। इधर बीजेपी ने इस चीज़ को नकार दिया, तो उसका फल भी उन्हें भुगतने को मिला। अभी जैसा कि मतलब मामा जी वाला आपने बताया, उस टाइम पे हम लोग मतलब देखते हैं कि जो सोशल मीडिया पे इस टाइम पे रील्स चलती हैं या फिर वीडियोस चलती हैं, तो क्या जो सोशल मीडिया पे जो काम करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स जो होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं, जो सोचते हैं कि क्या कंटेंट बनेगा किस पॉलिटिशियन के लिए, ठीक है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है एक पॉलिटिशियन को लेकर जब वो चुनाव में उतरते हैं? किस तरीके से वो सोचते हैं, ठीक है, किस किस तरीके, मतलब किन किन टॉपिक्स पे, किन किन मेजर पॉइंट पे वो लोग काम करते हैं? देखो, चुनाव के कैंपेनिंग के टाइम पे जो टीम होती है वो
एक तरह से 18 घंटे काम करती है। 24 घंटे नहीं कहूँगा कि 24 घंटे नहीं होता, जो भी कहता है वो झूठ बोलता है, ठीक है। तो 18 घंटे तक टीम काम करती है, जिसमें से 14 घंटे तो एक्टिवली टीम काम करती है। 4 घंटे का ऐसा होता है कि बीच में कम काम है, या बस ये है कि अगर कुछ आ जाए तो कर लो, नहीं तो चल जाएगा। और काफ़ी हैवी काम होता है, कंटेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और क्वालिटी भी देखनी पड़ती है, और कुछ गलत पोस्ट ना हो जाए इस चीज़ पर भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। कुछ भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो आप चेक नहीं कर पाते कि ये सही जा रहा है, ये सही नहीं जा रहा है। आपके पास कई बार इतना कंटेंट पड़ा रहता है, उसको आप एडिट भी नहीं करा पाते हो। तो टीम स्ट्रांग होनी चाहिए, अच्छी टीम हो। ये चीज़ें ध्यान रहे कि वो जो चीज़ आज आ गई है तो वो कल तक चली जाए, परसों तक चली जाए, बाद में फिर उसका यूज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और आपको नरेटिव के साथ चलना पड़ता है कि भाई आपने एक विचारधारा का नरेटिव बना लिया, जो चीज़ उस पर सेट हो रही है वो आप डालिए, नहीं सेट हो रही मत डालिए। फिर आप देखिए कि जो मुद्दे हैं ना, आप पहली चीज़ तो देखिए कि निगेटिव क्या है, आपके प्रत्याशी के लिए क्या निगेटिव है। उस निगेटिव चीज़ों को काउंटर करने के लिए आप पब्लिक से कितना नैरेटिव निकाल सकते हैं। तो वो टीम एक सर्वे वाली लगाई है जो पब्लिक से वो नैरेटिव काउंटर करने की चीज़ें निकाले, ठीक है। और फिर पॉजिटिव जितना ज़्यादा जो चीज़ें लगता है कि यार ये सेंटीमेंट अच्छा जा रहा है प्रत्याशी का, वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए कि भाई उन्हीं चीज़ों पे इतना ज़्यादा वो हो जाए कि भाई उन्हीं चीज़ों के बल पर जीत जाओ। तो बस ये लिमिटेड चीज़ें हैं आपको करनी है, लिमिटेड चीज़ें यही। और ये जो 2-4% अभी अगर आपका सोशल मीडिया के थ्रू वोटर चेंज होता है, टर्न आउट, तो ये ही आपको आपकी हार को जीत में बदल देते हैं। जो भी प्रत्याशी इस चीज़ को समझ लेता है, वो एजेंसी को यूज करता है, सोशल मीडिया को यूज करता है, अच्छे से यूज करता है, तो जब वो जीतता है तब उसे लगता है कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया था। कई बार लोग हार जाते हैं तो पछताते हैं। कई लोग सोचते हैं कि चलो यार मेरा वोटर ने साथ नहीं दिया। तो दोनों चीज़ें होती हैं। अभी हम लोग मतलब सोशल मीडिया पे ही देखते हैं, सोशल मीडिया के ही बारे में, कि जो मतलब और जो क्षेत्र के लोग हैं, मतलब जो और दूसरी कंपनीज़ में या फिर दूसरे अलग उसमें काम करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ देते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच एक ऐसा डिफरेंस बता दीजिए कि लोगों को समझ में आ जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। हाँ, जो मार्केटिंग शब्द सुनते ही ना तो थोड़ा सा लोगों के में नेटवर्क मार्केटिंग ही आता है दिल मन में। हाँ। कि भाई लेवल सबके निकलेंगे लेकिन निकलेंगे उसके वही अंत तक खड़ा रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग पहले मैं समझा देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली एक चेन सिस्टम होता है, ऊपर से एक ट्री, उल्टा ट्री कह सकते हैं। कि भाई आप अपने नीचे 3 लोग जोड़ो, आप अपने नीचे 5 लोग जोड़ो, तो थोड़ा थोड़ा कमीशन जो है वो सबको मिलता रहेगा। वो प्रोडक्ट बेचते हैं, लाइक बहुत सारी कंपनी है, एक विदेशी कंपनी, अमेरिकन कंपनी एम्बे है जो इसकी पुरानी कंपनी मानी जाती है। RCM चलता था एक, तो उस पर भी सेम होता था। इंडियन में कई सारी कंपनी आई, वो ये दिखाते हैं कि भाई ये हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसलिए हम लोग ऐड नहीं देते, तो हमारा जो पैसा आता है बचता है, हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर को डायरेक्ट मिले। उनका ये फंडा होता दिखाने का। और वो सपने, भाई उनके सपने बेचते हैं कि आप अगर इससे जुड़ गए, आपने अपने नीचे 3 लोग जोड़ दिए, वो 3 लोग जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा चेन बन जाएगा और सबके पास कार होगी, सबके पास बंगले होंगे। और वो लोग फ़ोटो भी ऐसे ही डालते रहते हैं। एक भी अगर कोई गाड़ी खरीदेगा तो सारे लोग पहुंच जाएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, डाल देंगे। वो किसकी कार है पता नहीं, बस डल गई फ़ोटो। तो सब लोग उससे मोटिवेट भी होते हैं, सबको चाहिए पैसा। उस चीज़ में फंस जाते हैं कई बार। भाई 3-3 साल 2-2 साल लग जाते हैं लोगों को ये समझने कि मैं एक स्कैम में फंस गया हूँ। वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं उनकी कॉस्ट, मार्केट जो कॉस्ट होती है वो उतनी नहीं होती है। लाइक वो 10 रुपये का प्रोडक्ट है, वो 50 रुपये में आपको देंगे और उसका आपको 20% 30% डिस्काउंट में दे देंगे, क्योंकि वो आप उनके लिए काम कर रहे हो। तो 50 रुपये का आपको डिस्काउंट देने के बाद 20-30 रुपये में दे देंगे, फिर भी उनका फ़ायदा है। और वो नीचे तक वो पूरा जो मार्जिन है वो चले जाते हैं। तो लोगों के में धीरे धीरे पैसा आता है, कम आता है, लेकिन बढ़ नहीं पाता। तो
अब उस फील्ड में भी बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरीके की नेटवर्किंग मार्केटिंग होती है। कोई कोर्स बेचता है। एक बहुत बड़ा केस आया था विवेक बिंद्रा का। विवेक बिंद्रा ने अपना कोर्स बेचा। उस कोर्स में कुछ नहीं था, लोग ऐसा कहते हैं, दावा करते हैं, और उस कोर्स में ही कोर्स बेचने के तरीके सिखाए गए थे। तो फिर उनको बताया गया कि भाई आपने अब 30,000 50,000 रुपये खर्च कर दिए। विवेक बिंद्रा का कोर्स था, महंगा था, बड़ा बिजनेस चलाते हैं। तो फिर उनसे कहा गया कि भाई अब पैसा निकाल लें, अपने ही लोगों को कोर्स बेचो। तो उन्होंने वो रीसेलिंग स्टार्ट करी। इस पे संदीप माहेश्वरी ने वीडियो बनाया था, तो ये क्लैश चला था। चूँकि ये पब्लिक डोमेन में है, इसलिए मैं नाम भी ले पा रहा हूँ। नहीं होता तो भाई हम पे भी केस हो जाता। नहीं बोल पाते। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए। आजकल शेयर मार्केट के लोग कोर्स में बेचते हैं, वो भी एक नेटवर्किंग मार्केटिंग का ही है। शेयर मार्केट के कोर्स में भी कुछ ऐसा नहीं होता नया कि भाई जो यूट्यूब पे ना मिले। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो कोर्स वाली होती है, तो भाई ये तो सब चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी फ्री में। आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई कोई उसके लिए 20,000 का कोर्स खरीदे। तो ये चीज़ भी एक स्कैम है। कई लोग स्कैम में फंस जाते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग ये है कि भाई सोशल मीडिया के थ्रू हम आपके ब्रांड का प्रचार कर देंगे। आप हमारे क्लाइंट हो, हम एजेंसी हैं, हम आपका प्रचार करेंगे, प्रमोशन करेंगे। इसमें ऐसा नहीं कि हम आपसे कह रहे कि आप अपने नीचे 3 जोड़ो या 3 क्लाइंट लाओ तो हम कुछ करेंगे। नहीं, हम आपके प्रोडक्ट का प्रचार करेंगे, आपके ब्रांड का प्रचार करेंगे। आप पॉलिटिशियन हैं तो आपके पॉलिटिशियंस हैं तो आपका प्रचार करेंगे सोशल मीडिया पे, जो एक बेसिक नीड है। तो इतना बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो चेन सिस्टम है, जिसमें आपको 3 लोग जोड़ने ही जोड़ने हैं, या 3 लोगों को कोर्स बेचने ही बेचना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको कुछ बेचना नहीं है, वो आपके ब्रांड का प्रमोशन। तो मतलब मैं यहाँ पर मैं बहुत क्लियर बोल दूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो भी सर ने बताया। और हम लोगों को उसको ध्यान में रखना, क्योंकि मतलब मेरे नज़र में बहुत सारे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग समझ लेते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो अब लोगों को अगर कोई बताने लगता है कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, तो उनको लगता है कि अब ये हमें अपने साथ जोड़ने वाले हैं, अब ये हमें साबुन बेचेंगे, चाय पत्ती बेचेंगे। माहौल ऐसा हो गया कि लोगों सोशल जो उनके सर्कल का कोई अगर नेटवर्क मार्केटिंग में चला जाता है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। कोई उनके फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से बात घुमा फिरा के कुछ ना कुछ चिपका देंगे, आपको बेच देंगे कुछ ना कुछ। चाय पत्ती ले लो। नहीं, ये चीज़ तो है। और सर अभी हम लोग मतलब देखते हैं ये चीज़ कि मतलब बहुत सारे सर्कल में लोग होते हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, फिर जो सोशल मीडिया मैनेजिंग करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। उन लोगों को लगता है इन लोगों का काम बहुत टफ नहीं होता। तो क्या ऐसा है, कितना टफ होता है, मतलब आप लोग बताइए ज़रा थोड़ा। देखिए, सोशल मीडिया मैनेजर अब लाइक पॉलिटिशियंस का है। हाँ, पॉलिटिशियन दिन में कहीं पे भी जाते हैं, कहीं बार, तो वो लाइक रात को 10 बजे भी 11 बजे भी उनकी मीटिंग हो सकती है, वो कहीं पे भी गए तो वो 11 बजे उठ के भी पोस्ट करना है। और पॉलिटिशियन की ज़्यादा कैलेंडर ना पब्लिक नहीं होता। कई बार मैनेजर को भी पता नहीं होता कि यहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे, तो उस टाइम पे पोस्ट आ गई, उनको बनवानी है। वीडियो एडिटर को उठ के वो बनवानी है, ग्राफिक बनना है। तो कभी भी किसी भी टाइम सुबह 6 बजे अगर मोदी जी योगा कर रहे हैं, या तो भाई योगा दिवस है, तो उठ के करना ही है, 6 बजे जाना ही है, वो पोस्ट करना है। तो वो किसी भी टाइम हो सकता है। हाँ, तो टफ काम होता है। हाँ, कुछ करेक्शंस होते हैं भाई, कई बार चेंजेज आते हैं, कई बार क्लाइंट साइड से चेंजेज आते हैं, तो वो चेंजेस कराने हैं। वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर को चेंज करने हैं, तो ये प्रोसेस में टाइम लगता है, और ये अच्छा जॉब है, टफ जॉब भी है। मतलब वही 9 से 12 घंटे वाला ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइम सेट नहीं है इसमें। सोशल मीडिया में कोई 6 से 9, 9 से 12 वाला सीन चलता है, कभी भी काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी मतलब सोशल मीडिया का जो अभी यूज़ कर रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए आप मतलब बेस्ट एडवाइस क्या देना चाहेंगे ग्रो करने के लिए? आप अच्छा कंटेंट बनाइए, अच्छी एडिटिंग करिए, थोड़ा सा इंटरटेनिंग होना चाहिए, जो स्टार्टिंग का जो है वो कनेक्ट कर सके लोगों से। स्टार्टिंग के 5 सेकंड क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ऑर्गेनिक रखिए उसको, अपने आप ग्रो कर जाएंगे। आप बस कंटेंट डालते रहिए, बढ़िया थंबनेल बनाइए, थंबनेल पे भी काम कीजिए, थंबनेल बहुत ज़रूरी है।
और स्टार्टिंग अच्छा रखिए, आप ग्रो कर जाएंगे। एक ही कैटेगरी पे रहिए, आपने कैटेगरी पकड़ लिया, अगर फूड पे है तो फूड पे रहिए, किसी भी एक आप कैटेगरी को पकड़ लीजिए। आप एक फिक्स टाइमिंग रखिए अपनी अपलोडिंग की, कि भाई मैं रोज़ अगर आप डेली एक डाल रहे हैं, रोज़ एक टाइम सेट कर लीजिए कि इसी टाइम पे डालना है। अगर आप वीक में एक डाल रहे हैं तो वीक का एक दिन फिक्स कर लीजिए कि भाई एक उसी टाइम पर उसी दिन आएंगे। जो भी है वो एक कंटिन्यूस वर्क होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 7 दिन के लिए गायब हो गए, 7 दिन के लिए तो लगे रहिए, ऐसा आपका चैनल सोशल मीडिया पे मतलब टाइमिंग का कोई होता है कुछ कि मतलब इस टाइम पे डालने से ज़्यादा व्यूज, ज़्यादा लाइक्स? एक पीक आवर्स होते हैं जो प्राइम टाइम जिसे कहते हैं मीडिया की भाषा में, जो अगर मीडिया का कंटेंट है तो न्यूज़ कंटेंट, हिंदी अगर नरेटिव वाला पॉलिटिकल कंटेंट है, 8 से 9 10 तब 10 तक चलता है, पहले 9 से 10 और 8 से 9 वाला प्राइम टाइम होता था, 9 से 10 वाला होता है, 11 तक अब चलता है। तो आप शाम के टाइम पे 8 से शुरू कर दीजिए, 11 तक चलाइए, इसके बीच में कोई भी टाइम स्लॉट पकड़ लीजिए, वो आपका प्राइम टाइम रहेगा उस ऑडियंस का। बाकी जो इंटरटेनमेंट का है वो दिन में चलाइए, आप दिन में चलता है। तो ऐसा अगर योगा धार्मिक है वो सुबह चलाइए, सुबह चलेगा। तो ये ऑडियंस का है कि भाई हेल्थ वाला कंटेंट है, सुबह चलेगा। तो अभी क्रिंज कंटेंट जो सोशल मीडिया पर तेज़ी पकड़ रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? कि मतलब क्रिंज कंटेंट जल्दी वायरल हो जाता है? बिल्कुल वायरल हो जाता है, और वो उसमें भी, लेकिन अब देखेंगे उस क्रिंज कंटेंट में भी ना अब क्रिएटिव फॉर्म आ गया है। जो अच्छा क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पा रहे हैं। जो क्रिंज तक ही सीमित हो जा रहे हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, तो वो जब ज़्यादा लंबा नहीं चल पाते हैं। अभी ब्लॉगिंग चल रही है, वो भी एक क्रिंज कंटेंट का ही एक नया फॉर्म है, ब्लॉगिंग वाला, कि हेलो गाइज में इधर ये सब दिखाते रहते हैं, उसी टाइप का ही है और चल रहा है। तो एक उनका बढ़िया ऑडियंस बेस हो जाता है, वो उसी ऑडियंस में चलता है। लाइक अगर सौरभ जोशी को देखोगे, एक बढ़िया ब्लॉगर है, वो सब ब्लॉग करता है, उसके लाइक अगर हर वीडियो में 5 मिलियन व्यूज़ हैं तो 4 मिलियन है 5 में, तो 4 से 5 मिलियन व्यूज़ उसके हर वीडियो पे मिलेंगे। वो वही लोग रिपीट होकर उसका देखते रहते हैं, वो लिमिटेड ऑडियंस वही, मतलब अच्छा व्यूज़ है नो डाउट, बट वैसा नहीं है कि कोई वीडियो उसका 1 लाख चला जाएगा, कोई 4 मिलियन नहीं, हर वीडियो उसका 3 से 4 मिलियन जाता रहेगा, वही लोग देखते रहते हैं। लेकिन इसमें मतलब एक पॉइंट ये भी होता है कि जिन लोगों को मतलब एक तो क्रिंज कंटेंट पसंद भी नहीं है, लेकिन वो कमेंट सेक्शन में जाके उनको बहुत सारे कमेंट्स देते हैं, ठीक है, बहुत बेकार, ये तो मतलब उससे फ़ायदा होता है या फिर मतलब उन लोगों पे गलत, उन लोगों कंटेंट पे या फिर उस पे वायरलिटी पे फ़र्क पड़ता है? क्योंकि कमेंट्स तो इतने सारे हो गए, भले ही वो बेकार हैं। कमेंट से भी कई बार फ़ायदा होता है। हाँ। तो वैसा नहीं है कि नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा, तो कमेंट करते हैं 4 लोग, उसको रिप्लाई करने चले जाते हैं, तो उसे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं जो मतलब हम लोगों को, अगर मुझे कोई कंटेंट या फिर किसी को भी कोई कंटेंट बेकार लगा तो मैं 4 लोगों को और दिखा के बोलूँगी कि देखिए ये कंटेंट कितना बेकार है। तो मतलब इससे फ़ायदा तो होता ही है उस चीज़ में, ठीक है। और हम ही लोग कहीं ना कहीं, हम ही लोग या फिर मतलब आप ही लोग उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, ये दिखाने के चक्कर में देखो ये कितना बेकार है, ठीक है। तो सर अभी मतलब आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, मुझे लगता है सोशल मीडिया के बारे में सबको पता होना चाहिए, और इतनी सारी नॉलेज मिली आज आपसे हमें, मतलब इस चीज़ के लिए हम लोग आपका बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। हमारी ऑडियंस की तरफ से पता नहीं थैंक यू करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं बोल रही हूँ अपनी ऑडियंस की तरफ से आपको थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका भी, थैंक यू सर, थैंक यू।